हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपका जो यहाँ पर जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो आपका जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है, अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट की जल्दी जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज की इस क्लास में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड में जिन प्रश्नों का आने की सारी संभावनाएं हैं, तो वो प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखिए आज की जो क्लास है थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कहने का मतलब लॉन्ग टाइम में हो जाएगी, लेकिन ये जो क्लास है आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी मिस मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको ही फायदा है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि अपने करियर के साथ मत खेलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए, बोर्ड की तैयारी कर लीजिए, फिर आपको स्टूडेंट्स जो करना है करिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि अब आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। भविष्य के साथ मत खेलिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, जोरदारी से स्टार्ट करिए। और यहाँ पर हम लेकर आए 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तर। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान कैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, और बात करें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में जरूर आएंगे। इतना समझ लीजिए, सिर्फ हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पेपर में आएंगे और 100% पेपर में पूछे जाएंगे। सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और स्क्रीन पर लाते हैं अपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। अब विदेशी व्यापार के बारे में अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और डेली की डेली क्लासों को देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए क्लासों को, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं। तो इसीलिए टाइम थोड़ा आप लोगों के पास कम बचा है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जोरदारी से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न है कि जो आपका विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि जो विदेश में व्यापार किया जाए, जैसे कि अगर दो देश हैं, अगर वो कहने का मतलब अगर जब दो देश आपस में मिलकर क्या करें, व्यापार करें, वस्तुओं या यानी क्रय विक्रय करते हैं। जब दो देश आपस में मिलकर, कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक देश, कहने का मतलब जो दो देश जैसे अपना भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे अगर दो देश मिलकर क्या करें कि एक दूसरे की वस्तुओं का या फिर कह सकते हैं सेवाएं, जो भी अगर सेवाएं होती हैं तो उनका अगर क्रय विक्रय करते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे, तब उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे। तो ये आप लोगों का प्रश्न समझ में आया। प्रश्न नंबर 1 है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिए, पूरा देखिए। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब दो या दो से अधिक देश क्या करते हैं कि परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, तब इसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लास है थोड़ा लॉन्ग टाइम में हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो भारतीय निर्यात, अब चलिए यहाँ पर हमें किन्हीं दो प्रमुख वस्तुओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, किन्हीं दो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख करना है। प्रश्न कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय निर्यात की किन्हीं दो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख करना है। भारत की निर्यात की हमें किन्हीं को दो वस्तुओं का हमें उल्लेख करना है। जैसे यहाँ पर हम आंसर डालेंगे, आप लिखेंगे 2 आयातक वस्तुएं, फिर डालेंगे 2 निर्यातक वस्तुएं। 2 आयातक वस्तुएं कौन सी हैं,
आयातक लिखा है ये। जैसे आपका खनिज हो गया, खनिज तेल तथा मशीनें, खनिज तेल तथा मशीनें। अब साथ ही साथ में दो निर्यातक वस्तुएं, दो निर्यातक वस्तुएं कौन है? जैसे आपका चाय हो गया, सूती वस्त्र हो गया। चाय, सूती वस्त्र क्या है? ये दो निर्यातक वस्तुएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न, फिर यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि दो आयातक वस्तुएं, दो आयातक वस्तुएं कौन है? जैसे आपका खनिज तेल हो गया, जितनी भी मशीन है वो सब आयातक वस्तुओं में चली जाएंगी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, और बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए। प्रश्न नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर मैं उल्लेख करना है, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर देखिएगा। और प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारत की दो नकदी फसलें, हमें यहाँ पर भारत की दो नकदी फसलों का उल्लेख करना है। जैसे कि प्रश्न में कह रहा है कि भारत की दो नकदी फसलें। अब नकदी फसलें क्या हैं? नकदी फसलों के में नाम बताने हैं। तो नकदी फसलों में भारत के में मिनिमम कितनी? दो नकदी फसलों के नाम लिखने हैं, दो नकदी फसलों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमको पहली नकदी फसल क्या आपकी? गन्ना हो गई। फिर क्या होगी? जूट हो गई। तो गन्ना तथा जूट ये भारत की दो नकदी फसलें हो गई। इतना आप लोग याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं भारत के विश्व के 5 विकासशील देशों के नाम लिखने हैं, और कहीं ना कहीं ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो विश्व के 5 विकासशील देशों के नाम लिखना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि विश्व के विकासशील देशों के नाम लिखिए। कितने विकासशील देशों के नाम? तो विश्व के आप लोगों को मिनिमम 5 विकासशील देशों के नाम लिखने हैं। बिल्कुल 5 विकासशील देशों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए विश्व के 5 विकासशील देश कौन कौन से हो गए? जैसे आपका हो गया भारत हो गया, चीन हो गया, मिस्र हो गया, ब्राजील हो गया। ये देखिए भारत के 5 नहीं, हमने यहाँ पर 4 लिखें क्योंकि यही आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए भारत, चीन, मिस्र, ब्राजील, ये देखिए ये विकासशील देशों में आते हैं। तो इतना आप लोग कवर कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों को करा दें। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारत की दो नगदी फसलों के उल्लेख करिए। तो भारत की दो नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना तथा जूट। फिर देखिए हमने यहाँ पर बात की, आप लोगों को यहाँ पर भी याद करा देंगे। चलिए बिल्कुल देखिए प्रश्न नंबर देखिए सेकंड क्या करे कि भारतीय निर्यात की किन्हीं दो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख करो। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की दो आयातक वस्तुओं के कौन है? तो दो आयातक वस्तुओं के नाम है खनिज तेल तथा मशीनें। फिर देखिए दो निर्यातक वस्तुओं के नाम क्या है? चाय तथा सूती वस्त्र, ये दो निर्यातक वस्तुएं हो जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर हमने बात की विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? तो विदेशी व्यापार क्या होता है? जब दो वस्तु, जैसे कि दो देश हैं जो आपस में मिलकर क्या करें कि वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, और यहाँ से अब आपकी स्टार्ट होंगे कौन से? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और देखिए यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे, इतना समझ लीजिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, इतना समझिएगा। जो आपका पहला प्रश्न देखिए क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और थोड़ा लॉन्ग टाइम में बड़ा प्रश्न है, 6 नंबर का आएगा आपके पेपर में, ये इतना समझ लीजिए। तो इसलिए क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, अब देखिए यहाँ से कौन से प्रश्न स्टार्ट होंगे। अब यहाँ से आपके देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। जो वर्षा का जल जो जल होता है उसको संग्रहण करते हैं, तो उससे क्या तात्पर्य है। फिर देखिए कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके कौन से हैं। फिर हमको यहाँ पर बताना है कि जो वर्षा जल संग्रहण के जो मुख्य तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि
इसके लाभों का वर्णन करना है। जिस तरीके से हम वर्षा का जल अगर संग्रहण करते हैं, कहीं पर भी अगर गड्ढे में, तालाब में, कहीं पर भी अगर वर्षा का जल अगर हमने संग्रहण कर लिया, फिर उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका लाभ क्या, हमें उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस प्रश्न का ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे बात कर लेते हैं। अब इसके आंसर की ओर बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को। आंसर देखिए आप कह रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ यह है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना। जैसे कि अगर वर्षा हुई और हम उसका उसी स्थान पर प्रयोग कर दें। किस तरीके से प्रयोग करें? जहां यह भूमि पर गिरती है। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। अब चलिए वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके देखिए। पहले हम प्रमुख तरीके, ये लाभ नहीं है, अभी लाभों के बारे में बाद में वर्णन करेंगे, लाभ इसके बाद में बताएंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ यह है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना। वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना जहां यह भूमि पर गिरती है। अब देखिए आगे क्या करें कि वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। अब प्रमुख इसके तरीकों के बारे में बात करते हैं। अब इसके प्रमुख तरीके देख लीजिए, कौन कौन से प्रमुख तरीकों के बारे में बात करते हैं। देखिए अब देखिए इसके पहला तरीका क्या है और इसका सेकंड तरीका देखिए क्या है। पहला, दूसरा और 3 तरीके हैं। इसके कुल तरीकों के बारे में बात करेंगे। अब इसका देखिए पहला तरीका क्या है। इसका देखिए पहला तरीका यह है कि पानी को भवनों की छतों से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर बारिश हुई है तो जहां पर भी अगर बारिश हुई, जैसे भवनों में बारिश हुई, तो उसको क्या करें, छतों पर ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब जितना भी बारिश हो, जल हो, बारिश का जल हो, उसको व्यर्थ ना जाने दें, उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लें, या फिर तालाब में इकट्ठा कर लें, या फिर अपने अगर आपके आसपास कहीं अगर छत पर अगर बारिश हुई है तो वहीं पर उसको जल को इकट्ठा कर लें। यहाँ पर इसका कहने का मतलब। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कह रहे हैं। पर दूसरा तरीका यह है कि आसपास पड़ने वाली वर्षा, जैसे कि अगर कहीं भी वर्षा हुई का बहने वाला पानी कहाँ, तालाबों आदि में इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगर कहीं पर अगर बारिश हुई तो उसका हमें क्या करना चाहिए, जितना भी बारिश हुई है, अगर बारिश का जो पानी है उसको हमें तालाबों में इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में उसका प्रयोग किया जा सके। जैसे कि उसका बाद में प्रयोग किया जा सके। जैसे आप लोग देख रहे हैं कभी कभी बारिश नहीं होती है, कहीं बारिश नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि अगर में जितना भी बारिश का पानी इकट्ठा किया तालाबों में, हम उससे क्या करते हैं कि अपनी फसल को सींच सकते हैं। यानी कि उससे हम, जैसे हमने मान लीजिए हमारे खेत में आलू है, गेहूं है, धान है, कोई भी फसल है, अगर हमारे आलू में अगर उस टाइम अगर बारिश नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, जितना भी पानी मैंने इकट्ठा किया, तालाबों में इकट्ठा किया, उसका हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब देखिए आगे नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नंबर देखिए 3 इसका क्या है। नंबर 3 के बारे में प्रमुख तरीके। अब जल संग्रहण का तीसरा तरीका है ये। जल संग्रहण का तीसरा तरीका यह है कि वर्षा के मौसम में जब नदियों में बाढ़ आई हो तो पानी को भूमि में गड्ढा बनाकर भर लें। जैसे कि अगर कई मौसम में अगर बाढ़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें वहीं पर भी हम गड्ढा बना सकते हैं, गड्ढा बना दें और वहीं पर भी पानी को भर दें, ये भी हम कर सकते हैं। फिर देखिए आगे और बात कर लेते हैं। तो प्रमुख तरीकों में अब देखिए, ये देखिए आपका प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा था, प्रश्न का उत्तर। अब देखिए यहाँ पर देखिए और आगे, अब पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। आप देखिए वर्षा जल संग्रहण का, आप देखिए यहाँ पर देखिए वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके। अब यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं। 3 तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इसके लाभों का वर्णन करेंगे। तो चलिए इसके लाभों का वर्णन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट लाभ हैं। ये इस प्रकार से कि ये वर्षा जल संग्रहण का अनेक प्रकारों से लाभ उठाया जा सकता है।
अब देखिए हमने जितना भी वर्षा जल संग्रहण किया, अब उसका हम उपयोग, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका हम लाभ किन किन तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया जा गया है कि जितना भी वर्षा जल संग्रहण मैंने किया और उसका हम लाभ, कहने का मतलब है कि उसका हम लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला लाभ क्या है कि इसे साफ करके स्थानीय लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब है जितना भी बारिश हुई और उस पानी को मैंने इकट्ठा किया, फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को मैं साफ करके जहाँ पर भी पानी ना हो, कहने का मतलब है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की पानी, मतलब कहने का मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर पानी की पूर्ति नहीं है, तो वहाँ पर हम पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए नंबर सेकंड, देखिए अब ये एक आपका पहला लाभ हो चुका है। सेकंड लाभ देखिए इसका क्या है। सेकंड लाभ देखिए क्या कर रहा है। सेकंड लाभ के बारे में बात करते हैं कि इस पानी का वर्षा के कम होने या ना होने के समय, अब देखिए इस पानी का वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। खेतों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं अगर बारिश नहीं हुई है, आपके खेत में कोई फसल है, फिर भी अगर बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जितना भी मैंने जल इकट्ठा किया था, मैं उस जल से अपनी खेती की सिंचाई कर सकता हूं। तो चलिए ये एक बढ़िया लाभ है, ये सेकंड भी बढ़िया लाभ है। अब चलिए फिर देखिए जो इसका तीसरा लाभ देखिए क्या है। तीसरा लाभ देखिए समझते हैं इसका तीसरा लाभ क्या है। तीसरा लाभ देखिए क्या कर रहा है कि इस खड़े पानी का यह भी लाभ होता है। इस खड़े पानी का कौन सा लाभ होता है, तो इसका यह लाभ होता है कि धरातल के नीचे, अब देखिए धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है। अब धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, फिर देखिए जिसे नलकूपों और कुओं द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको हम नलकूपों और कुओं द्वारा हम इसे जल को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक लाभ, बढ़िया लाभ है। अब चलिए इसका जो नंबर 4 जो लाभ है देखिए कि वर्षा जल संग्रहण से अधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता है। अगर अधिक वर्षा जल संग्रहण अगर कर लिया तो क्या होता है कि कभी कभी बाढ़ आ जाती, तो हम बाढ़ से बच सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता हुआ, और अभी आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका जो ये प्रश्न है, पहले आप लोग इस प्रश्न को समझिए। ये भी आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न को समझ लेते हैं और बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कि राजस्थान के अर्ध शुष्क, राजस्थान में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जितने भी राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर मैं वर्णन करना है, साथ ही साथ में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर हमको व्याख्या करने की, जो आपका राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो होती है, जो वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण जो होता है, वहाँ पर जो वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो किस प्रकार किया जाता है, हमें उसका यहाँ पर वर्णन करना है। और हमें यहाँ पर बताना भी है कि किस तरीके से वहाँ पर राजस्थान में किस तरीके से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं और क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि राजस्थान के अर्ध शुष्क, और जितने भी राजस्थान के अर्ध शुष्क हैं और साथ ही साथ में शुष्क क्षेत्रों में, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर क्या होता है कि विशेषकर जैसे आपका बीकानेर हो गया, फलौदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। राजस्थान में कई क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे आपका ये बीकानेर हो गया और साथ ही साथ में फलौदी और बाड़मेर जैसे कई स्थान हैं। वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर अपनी छत पर ही छत वर्षा जल संग्रहण का आमतौर पर उपयोग वो लोग करते हैं, वहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तकनीकी में क्या होता है, अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जैसे आप लोग टैंक समझते हो उसको हम टांका भी बोलते हैं, जैसे टैंक हो गया उसको हम टांका भी कह सकते हैं, अथवा टांका टैंक या फिर हम टांका भी कह सकते हैं। जैसे कि इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि जो टैंक जो होता है, जैसे आप लोगों का एक कमरा है, उतना कमरा के बराबर ये टैंक हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो टैंक है इसको कहाँ बनाया जाता है, तो ये जो टैंक है इसको देखिए इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा, ये ढलों के पाइप द्वारा, फिर आगे देखिए पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो टांका कहने के मतलब जो टैंक जो होते हैं ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि छत से वर्षा का पानी क्या होता है कि छत से वर्षा का जो पानी होता है इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है। कहने को तो भूमिगत टैंक तक पहुंच जाता है था, जहां से इसे एकत्रित कर लिया जाता था। जितना भी पानी है वो भूमिगत मतलब कि छत से होकर पाइप की सहायता से नीचे पानी आ जाता था, यानी कि टैंक में पानी आ जाता था जहां तक पहुंच जाता था और हम लोग उसे एकत्रित कर लेते थे। फिर देखिए आप क्लास को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि वर्षा का पहला जल। अब देखिए वर्षा का पहला जल का प्रयोग कहाँ करते हैं, और पाइपों को साफ करने में करते हैं। वर्षा का जो पहला जो जल होता है उसको हम पाइपों को साफ करने में करते हैं, साथ ही साथ में क्या करते हैं और उसे संग्रहित नहीं करते हैं। जो वर्षा का जो पहला जो जल होता है उसको हमेशा हम पाइपों को धोने में करते हैं, उसको हम संग्रहित नहीं करते हैं। फिर देखिए इसके बाद होने वाली जो वर्षा, फिर इसके बाद जो वर्षा होती है उसको हम जल संग्रह कर सकते हैं, उसको हम जल संग्रहण करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग लिखते भी चलिए साथ साथ में, ठीक है, कहीं पर भी क्लास को मिस मत करिए, आप लोग पूरा का पूरा लिखते भी चलिए। फिर देखिए आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और आगे बात करते हैं। फिर देखिए फिर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लिखना, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए कि टांका में वर्षा जल अगली वर्षा जल संग्रहित किया जा सकता है। जैसे कि टांका में अगर वर्षा जल अगली वर्षा जल संग्रहित किया जा सकता है। फिर देखिए यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। यानी कि इसे अगर इसको भर लिया तो ये क्या होता है कि आप ग्रीष्म ऋतु तक आप जल उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर देखिए अगर हम आज की बात करें, अगर हम इस समय अगर रियल टाइम की बात करें तो आज क्या होता है यहाँ पर कि आज राजस्थान में क्या हो रहा है कि आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण, आज राजस्थान में क्या हो रहा है कि आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कहाँ से स्टार्ट हो रही, इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध, कहने का मतलब 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। तो यहाँ देखिए कम होती जा रही है। आज की इस क्लास में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, जिसमें आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हमने कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात की और साथ ही साथ में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात की। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी मिस मत करिए।